हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 की। आज हम थोड़ा सा जो है मतलब एक तरीके से ट्रिक्स यूज करके पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ट्रिक्स वर्ड यूज करना तो सही नहीं होगा, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉजिकल गेसिंग। मतलब हम तुक्का तुक्का जैसे बोलते हैं ना, तुक्का क्या होता है कि हम हमें कुछ नहीं पता होता है, हम उसको लगा देते हैं। लेकिन लॉजिकल गेसिंग का मीन्स ये है कि हम जो आंसर हम लगा रहे हैं उसका हम कहीं ना कहीं अपना जो नॉलेज है, एक तरीके से अपना जो कॉमन कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम उन सब का प्रयोग करके किसी एक आंसर तक पहुंचते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है सही होने की, इन कंपेरिजन ऑफ तुक्का। तुक्का में क्या है कि आपने बस 1 2 3 किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और आपने उसमें कोई ऑप्शन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो कोई ऑप्शन लगा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि इस वजह से हम लगा रहे हैं। ठीक है। और आजकल के एक बहुत बड़ा ये हो जा रहा है, डायलेमा क्रिएट हो रहा है कि जो पेपर्स आ रहे हैं वो उसमें नॉलेज तो ठीक है कि नॉलेज से कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपका वो मतलब एक बाउंसर की तरह आता है, और फिर उसको हम कैसे सॉल्व करें हमें वहीं पे सोचना पड़ता है। तो हम आज उसी चीज की बात करेंगे कि हम एक एक स्मार्ट गेस करते हुए एक एक मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं हम अटेम्प्ट कर सके, जिससे जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकें, जिससे हम कंपटीशन में एक फाइट कर सकें। देखिए, हर एक कंपटीशन में कहीं ना कहीं होता क्या है कि एक 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 जो होता है कि हमें कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना चाहिए। अब मतलब एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि हमें हमारा जो अरे सिलेक्शन होने का जो चांस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि रिस्क लेंगे क्वेश्चंस में, जैसे जो हमें नहीं आ रहा वहां पे हम रिस्क लेंगे, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा। ठीक है। कि कैलकुलेटेड रिस्क होगा। ठीक है। कि हमें अगर नहीं आ रहा है तो हम उस कैलकुलेटेड रिस्क को लेते हुए उस हम एक उस आंसर तक पहुंचे। ठीक है। तो हम आज पूरे सीरीज में हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और जानने वाली बात है कि जैसे आपके जो होते हैं लॉजिकल गेसिंग कह लीजिए या स्मार्ट गेस कह लीजिए, इसका जो भी है ये बस एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको आप एकदम लास्ट में यूज करिए। ठीक है। ये नहीं कि आपको आपने पढ़ा नहीं है और हर में आप लॉजिकल गेसिंग का ही यूज कर रहे हैं। आप एक बार पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अगर फिर सेकंड टाइम भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर थर्ड रीडिंग में अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं हो पा थर्ड रीडिंग में आपको लग रहा है कि अब ये नहीं हो सकता, जो कि लेकिन आपको सॉल्व करना है, तो आप वहां पे इस लॉजिकल गेसिंग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है, ना कि फर्स्ट रिजॉर्ट। एक चीज और जानने वाली बात है कि देखिए, नॉलेज जो है आप जो पढ़ रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको तो मेहनत देखिए करनी ही है। देखिए, ठीक है, शॉर्टकट से आप हमें नहीं लगता कि कोई भी सक्सेस उतनी जल्दी मिलती है। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको तो पढ़ाई करनी ही है, लेकिन आपके साथ साथ एक जो होता है ना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो कहीं ना कहीं उस वहां पे जो 2 घंटे में हम वहां पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो वहां पे ठीक है आपका हार्ड वर्क तो आपका काम करेगा ही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्मार्ट वर्क है वो हार्ड वर्क आपका ठीक है कि आप जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं आपका नॉलेज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है। जो आपको एम्बिट में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहां पे स्मार्ट वर्क भी करना है, जिससे आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, जिनके जो आप नहीं भी जानते हैं, उनको भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। अटेम्प्ट कर रहे हैं।
अपना जो है लॉजिकल गेसिंग का यूज करके, जिसमें उसमें कई भी सारे पार्ट हैं। आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कई सारे ट्रिक्स हैं जो आपको एक प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के जो है कि प्रैक्टिस के बाद, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सब का आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इन सब इनको सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम आज पूरे सीरीज में इसी की बात करेंगे। आते हैं बैक टू क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लॉजिकल गेसिंग्स यूज होंगे, हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। ठीक है, कोको प्रोड्यूसर कंट्री, तो इसका आंसर जो आपका है, इसका आंसर लैत्विया है। ठीक है, लेकिन हम वहां लैत्विया तक हम पहुंचेंगे कैसे? देखिए आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो कोको है वो मेजरली जो है आपका है कॉन्टिनेंट वाइज, हम देखें तो कहीं ना कहीं अफ्रीका या साउथ अमेरिका में ज्यादा ज्यादा ही मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, स्पेशली इन ब्राजील यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लातविया क्या देखते हैं, लातविया आपको पता होगा कि एक छोटी सी कंट्री है बाल्टिक सी पे। लातविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, ऐसे थ्री कंट्रीज हैं। ठीक है, और काफी मतलब प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं ये। तो आपका ये बहुत छोटा सा कंट्री है, ये आपका एक तरीके से ये अफ्रीका में भी नहीं है ना साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कि देखिए आपका जो कैमरून है, आइवरी कोस्ट है, घाना है, आइवरी कोस्ट अफ्रीका में है, घाना अफ्रीका में है, आपका ये यूरोप में है। ठीक है, तो आपका यहाँ कोको प्रोड्यूशन नहीं होता है। आपको आप जैसे आपको नहीं पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको अपने जो नॉलेज है, आपने अपने जो इतने सालों में पढ़ा हुआ है, जो अभी जितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस नॉलेज का यूज करके उस आंसर तक पहुंचना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एक तरीके का एक लॉजिकल गेसिंग का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका लैत्विया हो गया। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 267 होगा। अरे इसका आंसर, लेकिन जैसे आपका ये कौन से इसको, ये आर्टिकल काफी न्यूज में मतलब हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, तो आपका ये है यहाँ पे 266 है, 266 जो आपका है, 266 जो है कॉन्सोलेटेड का, 266 जो आपका है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपका जो यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, स्टेट पीएससी कुछ भी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैक्सिमम आपका जो फाइनेंस रिलेटेड काफी पूछता है। जैसे कंटिजेंसी फंड आप देख ही रहे हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मनी बेल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बजट बोलते हैं कॉमनली, 100 मनी बिल आपका, 100 एनुअल फाइनेंशियल बिल आपका 100, आर्टिकल 112। तो ऐसे कुछ आपको कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा शॉर्ट लिस्टेड रखने चाहिए, जो हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब आप क्या है कि बुक उठा के बस रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, तो ठीक है रगड़े जा रहा है, वो एक तरीके तक काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उसमें हम हमें जो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मतलब जो काफी आसानी से आपको पढ़ने के बाद ज्यादा आउटपुट दे पा रहा है, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं कि वो ज्यादा आउटपुट दे रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं।
देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021? ठीक है, देखिए आपका जो डेज वगैरह होता है ये आपका हर साल आता है, मतलब ईयरली बेसिस पे आता है। और इनका जो थीम होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो उस वक्त का सिचुएशन होता है, या एक तरीके से उस तरीके का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसी के इर्द गिर्द मतलब वो थीम डेवलप किया जाता है, जिसके लिए हम उस पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, और वो तो ठीक है, आपको ये चीजें पता है, लेकिन थोड़ा सा आप स्टेटमेंट भी देखेंगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट हो सकता है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जैसे आप, और ये भी ये देखना है कि जो थोड़ा अप्रोप्रिएट लगे। जैसे यूथ यंग स्किल पीपल स्किल, ये तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी वो काफी कॉमन लग रहा है। यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी काफी कॉमन लग रहा है। ये ठीक है, और थोड़ा री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक, ये आपका दिखा रहा है कि 2020 में मतलब जो भी कोविड, या 2021 में जो भी कोविड का जो कहर रहा है, उसके बाद आपका जो यूथ यूथ स्किल को काफी ध्यान देने की बात कर रहा है, तो थोड़ा ही अप्रोप्रिएट लग रहा है और कॉन्टेक्चुअल लग रहा है। ठीक है, और इन तीनों के मुकाबले थोड़ा सा अप्रोप्रिएट भी लग रहा है, तो आप यहाँ पे इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो थीम वगैरह हुआ, ये सब चीजें लोगों को याद नहीं हो, मतलब रिपीट, मतलब याद नहीं होती, या इतना रिवीजन नहीं होता कि हमें ये सब इतने छोटी छोटी चीजें याद होती हैं। तो उस टाइम पे आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आप पेपर में जाके बस तुरंत ही मतलब वहां पे जाके अप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको एक तरीके से मास्टर करना पड़ता है एक समय के बाद। फिर आप जब एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो खुद ही आपको थोड़ा सा माइंड के बैक ऑफ माइंड चीजें चलने लगती हैं। ठीक है, फिर फिर यहाँ पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following causes responsible for the rainfall during winters in northwestern part of India? और कौन सा कारण है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने की उत्तरदायी है? ठीक है, ये आपका है देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन एक तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको मान लीजिए उस वक्त नहीं आ रहा है, तो आप पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, कुछ चीजें हैं ना कि पहले आप क्वेश्चन जो है मतलब केयरफुली पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। उनको आप ब्रेक करके, क्वेश्चंस को ब्रेक करके उसके आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। हम आपको इस क्वेश्चन में भी दिखा रहे हैं कैसे आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए उस सिचुएशन में आपको उस टाइम पे आपको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको आप और भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए देखिए पहले तो ये विंटर की बात कर रहा है। अब चारों ऑप्शन में देखिए, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है ये आपका कहीं ना कहीं विंटर में तो आता नहीं है आपका। इतना तो आपको पता ही है कि साउथ वेस्ट वेस्ट मानसून जो है विंटर में नहीं आता है। ठीक है, आपका जून जून जुलाई अगस्त वाला टाइम जो होता है उस टाइम पे आता है। फिर आपका रोटेटिंग मानसून भी इतना पता है कि आपका जो थोड़ा सा मैप सही नहीं बना है बट ठीक है, रोटेटिंग मानसून जो आपका है ये
ये साउथ इंडिया वाले पार्ट में होता है, स्पेशली इन तमिलनाडु। रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है। और आपका यहाँ बोल क्या रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो और फिर देखते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन। यहाँ पे भी इसका हम देखते हैं, थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करते हैं। आपका इसने बोला है, देखिए साइक्लोनिक डिप्रेशन की जो बात कर रहा है, तो साइक्लोन्स वगैरह जो होते हैं वो जो ओशियन के पास की स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा होंगी। तो आपका देखिए इधर आपका अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। और ये बोल क्या रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न। तो आपका सीधी बात है कि नॉर्थ वेस्टर्न जो होगा, नॉर्थ वेस्टर्न आपका ये है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, आपका नॉर्थ वेस्टर्न आपका ये है, तो आपका यहाँ ये तो ये तीनों चीजें एलिमिनेट हो गई, ठीक है। और कहीं में देखिए आपको नॉर्थ वेस्टर्न जो वर्ड है ना, नॉर्थ वेस्टर्न, आप इससे भी इंटर रिलेट कर सकते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, मतलब आपको आंसर तक पहुंचने के लिए ना आपको एक अपना अपने माइंड को एक्टिव रखना है कि हम मतलब आंसर तक पहुंचना कैसे हमें है। ऐसा नहीं, ठीक है। बस आपको ओवर थिंक नहीं करना है। ऐसे होता क्या है कि हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, हम फिर होता क्या है कि बाद में हम क्या, मतलब कोई क्वेश्चन होता क्या है, ओवर थिंकिंग करते हैं। हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, हम उसका आंसर जान रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में हम उसको गलत गलत कर देते हैं, सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। होता यहाँ पे समस्या क्या है, जो हमारा इंट्यूशन है, हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो हमारा इंट्यूशन है और जो उस पर हम बिलीव नहीं कर पाते। जैसे हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी वो हमारे एक्टिव माइंड में ना होके, ठीक है, एक्टिव माइंड में ना होके वो जो होता है सब कॉन्शियस माइंड में होता है, ठीक है। और जब वो ऐसे क्वेश्चंस उस वक्त हमारे सामने आती हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वहां पे वर्क करता है और बोलता है ये सही है, ठीक है। लेकिन हमारा हम होते हैं कि फिर वहां पे हम करते हैं ओवर थिंक, और फिर उसको हम कर लेते हैं गलत, ठीक है। तो इन सब ये सब चीजें जो होंगी ना, जैसे ओवर थिंकिंग वाली चीजें, इसको हमें कैसे कम करनी है। देखो यार, इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए फिर। और आप अपने ध्यान और अवेयर रहिए कि यहाँ पे हम ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और उसको जैसे आप अवेयर रहेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आपका जो ओवर थिंकिंग लेवल है वो खुद ही धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। और फिर आप जो है अपने इंट्यूशन का वहां पे वर्क कर सकते हैं। और हम कंफ्यूजन क्या कर जाते हैं कि इंट्यूशन और ओवर थिंक में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। जिस दिन आपका ये इस पे आप बिलीव करने लगे ना, तो आपके क्वेश्चंस हमें थोड़ा सही होने लगेंगे, ठीक है। और एक चीज और ये भी है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट किया आपने, आपने फर्स्ट रीडिंग किया और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, लीव। आप सेकंड क्वेश्चन पे चले जाइए, ठीक है। आप उसी पे अटकिए नहीं यहीं पे कि हम इसी का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये बस गोल गोल घूम रहे घोल। फिर आप आइए, फिर वापस सेकंड रीडिंग पे, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग जब आएंगे ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड लेवल है ना, वो थोड़ा सा आपका वर्क करेगा। आप जब उसको देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ यार, ये तो हम कर पा रहे हैं। तो आप
एक बार क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दीजिए, फिर वापस सेकंड रीडिंग करिए, तो खुद ही आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप फील करेंगे इस चीज को। अब यहाँ पे हम इससे 11th वाला है, फ्लाई एश पोल्यूशन कॉज्ड बाई, प्रदूषण कैसे होता है, फ्लाई एश। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर प्लांट, माइनिंग। तो 4 ऑप्शन है ना। देखिए ये तो आपको पता है कि फ्लाई एश जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है उस टाइम पे, तो आप अपना जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले बात तो ये है कि माइनिंग से पहले आप देखिए, एक तरीका ये भी होता है, एक ट्रिक, कि आप जो है वर्ड, शब्द जो है या सेंटेंस भी इस कभी कभी होता है, उनको क्या करिए, ब्रेक करिए। ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पे फ्लाई एस, फ्लाई एस मतलब आपका राख जो उड़ रहा है, फ्लाई एस। ठीक है, फ्लाई एस राख मतलब जो उड़ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ ऑप्शन पे आइए। माइनिंग में तो ऐसा होगा नहीं कि आपका वहां कुछ कंबशन हो रहा है, वहां से राख निकलेगा। ठीक है, इसलिए आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर ऑयल रिफाइनिंग है, ऑयल रिफाइनिंग में तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे जमीन के अंदर से हम निकाल रहे हैं तेल, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ऐस वगैरह निकल रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट जो है, जो थर्मल पावर प्लांट आपका है, यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है कोल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोल आपका है, इसका कंबस्शन होता है। ठीक है, फिर इससे आपका क्या निकलता है, एस। ठीक है, जो आपका उड़ता है, फ्लाई। ठीक है, और जो फ्लाई एश जो आपका काफी न्यूज में भी रहा है कि इसका उपयोग रोड वगैरह बनाने में या सीमेंट वगैरह बनाने में यूज हो रहा है। तो ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि थोड़ा सा एकदम एक्टिव रहना है। मतलब आपको नहीं आ रहा है तो आपको आंसर तक पहुंचना कैसे, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये आप कभी कभी होता क्या है कि यूपीएससी वगैरह क्या होता है कि ये आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके ऊपर डालते हैं कि आपका वो जो सोचने का तरीका है उसको वो चेक करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ।